मैं आर.के. सिंह कक्षा 4 की हमारे समाज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज का पाठ है वन तथा वन्य जंतु। मिट्टी की तरह ही वन तथा वन्य जंतु हमारे लिए प्रकृति का एक अनमोल उपहार हैं। दैनिक जीवन में हम वनों की उपयोगिता को नकार नहीं सकते। वनों का निर्माण प्रकृति में अपने आप ही हो जाता है स्वतः। जब भूमि के एक बड़े क्षेत्र में बहुत से वृक्ष पास पास उगाते हैं तो समय के साथ वह क्षेत्र धीरे धीरे वन का रूप ले लेता है। वन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनसे हमें लकड़ी, गोंद, शहद, जड़ी बूटियां, लाख, बांस, बेत, चारा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जो फर्नीचर, खेल का सामान, खिलौने, वार्निश, रंग, दवाइयां, दिया सलाई आदि बनाने के काम आती हैं। वन बाढ़ तथा मिट्टी के कटाव को रोककर भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखते हैं। तेज हवाओं तथा धूल भरी आंधियों को रोकने में भी वन सहायता करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आदि को ग्रहण कर लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार वन पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं। वन पशु पक्षियों को भी शरण देते हैं तथा हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं। आदि काल में जब आज की तरह सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, तब भूमि पर चारों ओर वन ही वन थे। आदि मानव इन्हीं वनों में रहता था तथा इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करता था। परंतु ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास होता गया, भूमि की आवश्यकता बढ़ती गई। मनुष्य खेती करने लगा और वृक्षों के लगातार कटाव से वन भी कम होते गए। आज हमारे देश के केवल कुछ ही हिस्सों में वन पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 21% से भी कम वन है, बहुत कम। जलवायु तथा भूमि की विविधता के चलते हमारे देश में 5 तरह के वन पाए जाते हैं। एक है सदाबहार वन, दूसरा है संकुल वन, तीसरा झाड़ी वाले वन, चौथा सुंदर वन, पांचवा पतझड़ वाले वन। सदाबहार वाले वन क्या है? ये वन अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। अधिक वर्षा यानी वर्षा बराबर होती रहती है, इसलिए पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व तथा पश्चिम घाट की ढलानों पर वर्षा खूब होती है, वहां ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ काफी ऊंचे तथा फैले हुए होते हैं, क्योंकि बारिश के कारण इनका विकास अच्छा हो जाता है। वर्ष भर ये वन हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन वनों में मुख्य रूप से शीशम, महोगनी, बेंत तथा बांस के वृक्ष मिलते हैं। शीशम फर्नीचर के लिए सबसे अच्छी लकड़ी शीशम की लकड़ी को माना जाता है। इसके बाद हम आते हैं संकुल वन। संकुल वन हिमालय पर्वतमाला तथा नीलगिरी के कुछ क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में ऊंचे तथा नुकीली पत्तियों वाले पेड़ मिलते हैं। यहाँ तक कि उनके जो फूल होते हैं वो भी इस तरह से शंक्वाकार यानी नुकीले होते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इन पेड़ों की लकड़ी मुलायम होती है, इसलिए यह कागज बनाने के काम आती है। संकुल वनों में मुख्य रूप से चीड़ तथा देवदार के वृक्ष मिलते हैं। अब आता है झाड़ी वाले वन। झाड़ी वाले वन जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, वहां कम ऊंचाई वाले तथा कांटेदार वन पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ स्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से कीकर, कैक्टस तथा बबूल के पेड़ मिलते हैं। इनकी लकड़ी प्रायः ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। इसके बाद आता है चौथा नंबर पर सुंदर वन। समुद्र के किनारे खारे पानी वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें सुंदर वन कहते हैं। ये वन अधिकतर पश्चिम बंगाल में गंगा के डेल्टा तथा दक्षिण भाग में गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा में मिलते हैं। इसके बाद आता है पतझड़ वाले वन।
अब डेल्टा क्या होता है वो भी आप समझ ले। जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो इस तरह से त्रिकोण वाले आकार में हो जाती हैं, ठीक है। कई धाराओं में इस तरह से बंटती हैं और पूरा बड़ा क्षेत्र इस तरह से फैल जाता है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में नदियां फैल जाती हैं, उनका जल फैल जाता है। इस तरह से वो क्षेत्र सिंचित हो जाता है पानी से और वहां पर डेल्टा वन में सुंदर वृक्ष उगते हैं। इस तरह से डेल्टा वन में वनों का विकास होता है, ठीक। इसके बाद हम आते हैं पतझड़ वाले वन। जिन वनों में वृक्ष गर्मियां शुरू होने से पहले ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं उन्हें पतझड़ वाले वन कहते हैं। ये वृक्ष केवल 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिराते हैं, फिर इनमें नई पत्तियां उगाती हैं। ये वन औसत वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे उत्तर के मैदानों के उत्तरी भाग तथा दक्षिण के पठारी भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से शीशम तथा सागौन के वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी बहुत कीमती होती है, जो फर्नीचर के लिए बहुत सबसे बेहतरीन लकड़ी होती है। इसके बाद आता है वनों का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि के 1/3 हिस्से पर वन होना आवश्यक है। मान लीजिए कि अगर 90% भूमि है तो उसका 30% हिस्सा, उसका 30 भाग क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। 1/3 हिस्से पर वन होना आवश्यक है, परंतु बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश के मात्र 1/4 हिस्से पर ही वन रह गए हैं। 1/4 क्या, अब तो 5वें हिस्से पर चले गए हैं। बढ़ती जनसंख्या के भोजन हेतु, खेत तथा रहने हेतु घर की सुविधा जुटाने के लिए वनों को काटकर खेत और शहर बसाए गए हैं। इन्हीं सब कारणों से वनों की कटाई आज भी निरंतर जारी है। पर्यावरण के इस बिगड़ते रूप को बचाने के लिए यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नए वृक्ष लगाकर वनों को बढ़ावा दिया जाए। इस दिशा में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन महोत्सव तथा एक बच्चा एक वृक्ष कार्यक्रम वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। वन महोत्सव वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। एक बच्चा एक वृक्ष कार्यक्रम भी इसी का दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत बच्चों से वृक्ष लगवाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी जाती है। वृक्ष लगाने के अलावा वनों का संरक्षण भी जरूरी है। इसके लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। सरकार के प्रयासों से अब लोग इस दिशा में सजग हो रहे हैं। कई सरकारी तथा सामाजिक संगठन भी वृक्षों की कटाई को रोकने के प्रयास में लगे हैं। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन ऐसा ही एक सार्थक प्रयास रहा। इस आंदोलन के अंतर्गत लोग वृक्ष से चिपककर उन्हें कटने से बचाते थे। सरकार ने भी हरे वृक्षों की कटाई पर कानून बनाकर रोक लगा दी है। अगर किसी कारणवश वृक्ष काटे जाते हैं तो वहां बाद में नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वन कई तरह के, वन जीवन क्या है? वन कई तरह के पशु पक्षियों को भी आश्रय देते हैं। वन यानी जंगल। ये जंगली पशु वनों का ही महत्वपूर्ण अंग है। भारत के वनों में कई तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिमी राज्यों के वनों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन आदि पशु पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बंगाल के प्रसिद्ध बाघों की शरण स्थली है और यही बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु भी है। गुजरात में गिरनार के जंगलों में बब्बर शेर पाए जाते हैं। तेंदुआ, भालू, सूअर तथा जंगली भैंसे पतझड़ वाले वनों में मिलते हैं। रेंगने वाले जीव जंतु पूरे देश के वनों में मिलते हैं। रेंगने वाले जीव जंतु यानी सरीसृप। हमारे देश के वनों की सुंदरता इन्हीं वन्य जंतुओं से है। इन्हें देखने के लिए देश विदेश से प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं, परंतु वनों की अंधाधुंध कटाई तथा कुछ लोगों के शिकार के शौक और धन के लालच ने कुछ वन्य प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो जाने की स्थिति में अब आ गई है। सफेद बाघ, गैंडा तथा काला हिरन जैसे पशुओं की प्रजातियां तो लगभग समाप्ति की ओर हैं।
इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि प्रकृति की इस अनुपम धरोहर को बनाए रखने तथा प्राकृतिक संतुलन को यथावत रखने के लिए हमें वनों के साथ साथ इन वन्य प्राणियों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। सरकार ने इनकी सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। पहला उपाय क्या है? जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा उपाय क्या है? जानवरों की वास्तविक संख्या जानने के लिए समय समय पर उनकी गिनती करना। तीसरा बात क्या? हाथी दांत तथा जानवरों की खाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। चौथा, अभयारण्य तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बनाना, माने किसी एक विशेष क्षेत्र को, जंगल को अभयारण्य घोषित कर दिया गया, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान बना दिया गया। अब वहां पर जो भी शिकार वगैरह है वो सब प्रतिबंधित रहेगा। सरकार ने कुछ वन्य क्षेत्रों को पशुओं के लिए आरक्षित कर दिया। इन क्षेत्रों में पशुओं का शिकार नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पशु पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे आरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य कहते हैं। इन अभयारण्यों में पशु स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं। इनकी संख्या बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे देश में कुल 447 अभयारण्य तथा 84 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हैं। इनमें प्रमुख है असम का काजीरंगा, गुजरात का गिर, गुजरात के गिर में ही शेर पाए जाते हैं, ये वाले शेर जिनके गले पर ये बाल लटके होते हैं, ठीक, सिंह जिसको बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में बाघ पाए जाते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश का कान्हा, केरल का पेरियार तथा राजस्थान में भरतपुर के पास घाना पक्षी अभयारण्य है। इनके अलावा भी भारत में कई अन्य अभयारण्य तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान हैं। इनसे न केवल वन्य जंतुओं की रक्षा होती है, वरन वनों को बचाने में भी सहायता मिलती है। इसी के साथ ये पाठ पूर्ण होता है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।